झोपड़ियों में महिलाओं को घंटों तक पानी के टैंकर के इंतजार में खड़ा होना पड़ता था। हाथ में कनस्तर लेके पानी के टैंकर का इंतजार करती थी। पानी की पाइपलाइन नहीं होती थी कच्ची कॉलोनियों में और झुग्गी झोपड़ियों में। सरकारी स्कूलों का जो हाल होता था, जहां आम परिवारों के, गरीब परिवारों के बच्चे जाते थे, स्कूल के अंदर घुसिए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। ना बैठने के लिए टेबल कुर्सी होती थी, ना ब्लैक बोर्ड होता था, ना पंखा होता था, ना पीने को पानी होता था, ना पढ़ाने के लिए टीचर होते थे। ये था 10 साल पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हाल। परिवार में कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो सरकारी अस्पताल इतने बदहाल होते थे कि कोई अपने परिवार के सदस्य को लेके जाना नहीं चाहता था। अपने जेवर गिरवी रख के, अपना घर गिरवी रख के महंगे महंगे प्राइवेट अस्पतालों में भी गरीब लोग अपने बच्चों का इलाज कराते थे। जो कच्ची कॉलोनियों में रहते थे, कच्ची कॉलोनियां नर्क से कम नहीं होती थी। ना सड़क थी, ना पानी था, ना सीवर था, ना नाली थी। दिल्ली के लोग परेशान थे। वो नेताओं से परेशान थे, क्योंकि वो देखते थे कि नेता आते हैं, नेता जाते हैं, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। उनकी जिंदगी संघर्ष से भरी रहती है। लेकिन 2015 में दिल्ली में एक चमत्कार हो गया। 2015 में दिल्ली वालों ने अपने बेटे, अपने भाई, आम आदमी की आवाज उठाने वाले अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। प्रचंड बहुमत से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। ये दिल्ली वालों ने 2015 में चमत्कार कर दिया। अरविंद केजरीवाल एक वो व्यक्ति थे जो एक आम आदमी का दर्द समझते थे, एक आम महिला की परेशानी समझते थे, एक आम परिवार की समस्या समझते थे। और अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक एक करके दिल्ली वालों की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। उन्होंने 10 सालों में दिल्ली में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल दी। वो काम करके दिखा दिए जो बाकी पार्टियां, बाकी सरकारें 75 साल में नहीं कर पाई थी। दिल्ली अब वो इकलौता राज्य है जहां पे तपती हुई गर्मी में भी 24 घंटे बिजली आती है, और 24 घंटे बिजली आने के बाद भी बिजली का बिल 0 आता है। ये है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली, ये है अरविंद केजरीवाल का काम। दिल्ली वो इकलौता राज्य है जहां पे सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है, जहां माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली, ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहां पे सरकारी अस्पताल में, जहां पे मोहल्ला क्लिनिक में चाहे 500 रुपए का इलाज कराना हो, चाहे 50 लाख रुपए का इलाज कराना हो, शानदार इलाज होगा, बिल्कुल फ्री इलाज होगा। किसी भी दिल्ली वाले को एक पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में 10,000 किलोमीटर पानी की लाइन डलवाई। कच्ची कॉलोनियों में 4,200 किलोमीटर सीवर की लाइन डलवाई। कच्ची कॉलोनियों में 5,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनवाई। अपनी बहनों को फ्री बस यात्रा करवाई। आज 11 लाख महिलाएं रोज अरविंद केजरीवाल जी की वजह से डीटीसी बसों में बस यात्रा करती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, नौकरी पे काम करने को जाती हैं, सिर्फ अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी की वजह से। जो काम पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी उससे परेशान हो गई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के गरीबों के लिए काम करते हैं, आम लोगों के लिए काम करते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब विरोधी पार्टी है, गरीबों को परेशान करने का काम करती है। आप देखने जाइए, पिछले कुछ साल में दिल्ली के हर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक एक करके झुग्गियां तोड़ रही है, गरीबों को बेघर कर रही है। आप देखने जाइए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने से बुजुर्गों की पेंशन रोक दी। आप देखने जाइए पिछले 6 महीने से गरीब विधवाओं की पेंशन रोक दी। अभी जैसे सौरभ भाई बता रहे थे,
भारतीय जनता पार्टी की क्रूर केंद्र सरकार ने, उनके एलजी साहब ने 10,000 गरीब परिवार से आने वाले बस मार्शलों की नौकरी छीन ली, उन्हें सड़क पर ले आए, उनको बेघर कर दिया, घर चलाने का खर्चा नहीं छोड़ा। ये है भारतीय जनता पार्टी। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि पहले भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों को, बस मार्शलों को नौकरी से निकालती है और उसके बाद उनको बरगलाती है, उनके साथ गंदी राजनीति करती है। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी की सारी गंदी राजनीति एक्सपोज हो गई। जो वादा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया कि हम जाएंगे, एलजी साहब से रेजोल्यूशन साइन कराएंगे, सारी विधानसभा में जो वादा किया वो वादा उन्होंने झुठला दिया। कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए हमसे मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि कैबिनेट में पास करो। हमने कैबिनेट में पास कर दिया, फिर हमने कहा एलजी साहब के पास चलो, तो भागने लग गए, एलजी साहब के पास जाने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये गरीब विरोधी हैं, क्योंकि इनके बच्चे तो बने बीसीसीआई के चेयरमैन और हमारे बच्चे बस मार्शल भी ना रहे। ये है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। आज आपके बीच आए हैं हम लोग, जनता की अदालत में आए हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ संघर्ष किया। हमारे नेताओं को जेल में डाला, हमारे मंत्रियों को जेल में डाला, हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाला। जब अरविंद केजरीवाल जी की जमानत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा। कोई और नेता होता तो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुझे सिर्फ अदालत का फैसला नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली की जनता का भरोसा चाहिए, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। और अब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तभी बैठूंगा जब दिल्ली की जनता मुझ पे भरोसा दिखाएगी, जब दिल्ली की जनता मेरी ईमानदारी पे भरोसा दिखाएगी। तो क्या दिल्ली वाले आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? पीछे वाले भी अपने हाथ खड़े करके दिखाइए। क्या अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाने को तैयार हैं? तैयार हैं? तो अपने घरों से निकल जाइए और दिल्ली वालों को ये संदेश दीजिए कि अब जब वो अपना फैसला लेंगे तभी उनका चहेता बेटा, चहेता भाई अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कुर्सी पे बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।
नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। मंच पे आसीन हिंदुस्तान की राजनीति के वो योद्धा जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक में दम करके रखा है, ऐसे वीर योद्धा अरविंद केजरीवाल जी। साथियों और दोस्तों, हमारे नेता केजरीवाल जी आपके बीच में हैं। ज्यादा लंबी बात आपसे नहीं करूंगा, आप उनको सुनने के लिए आए हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, भारत की राजनीति में जो लूट खसोट भ्रष्टाचार, जो देश के अंदर बर्बादी का माहौल चल रहा था, उस राजनीति को बदलने की हिम्मत, उस राजनीति को बदलने का हौसला और बड़े बड़े गुंडों का सामना करके उनको जमीन दिखाने का काम इसी नेता आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने किया है। क्या किया है दिल्ली में? बीजेपी के लोगों ने काम रोका है। क्या किया है अरविंद केजरीवाल ने? बीजेपी के लोगों से कहा है काम तो करना होगा, बिजली मुफ्त दी, बिजली रोकने लगे, शिक्षा मुफ्त दी, शिक्षा रोकने लगे, पानी मुफ्त दिया, पानी रोकने लगे, मोहल्ला क्लिनिक मुफ्त दिया, मोहल्ला क्लिनिक रोकने लगे, दवाएं मुफ्त दिया, दवाएं रोकने लगे। केजरीवाल ने कहा अगर दिल्ली के लोगों का काम नहीं होगा तो मैं तुमसे लड़ाई लड़ूंगा, उसके लिए चाहे मुझे जेल जाना पड़े, लाठी खानी पड़े, मुकदमे लिखाना पड़े, आपके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। और कल की घटना का जिक्र करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बस मार्शल 10,500 बस मार्शलों को निकाल के भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने बेरोजगार कर दिया। उनको नौकरी किसने दिया था? अरविंद केजरीवाल ने। किस लिए दिया था? कि हमारे माताएं, बहनें, बेटियां जब बसों में चलेंगी तो उनकी सुरक्षा के लिए हमारा बस मार्शल होगा। अरे बीजेपी के लोगों, तुम्हारी बहन बेटियां भी उसी बसों से चलती हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, जरा सा अगर तुम्हारे अंदर मानवता होती तो तुम बस मार्शलों की बर्खास्तगी नहीं होने देते, केजरीवाल जी के साथ खड़े होते और कहते हम महिलाओं के सुरक्षा में केजरीवाल के साथ हैं। याद है ना उदाहरण? सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए 9 दिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तीनों लोग धरने पर बैठे रहे। वो सीसीटीवी कैमरा किस काम आया? किस काम आया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी यहां आई थी दिल्ली में, वो मार्केटिंग कर रही थी, उसका बैग चोरी हो गया, पुलिस वालों को चोर मिल नहीं रहा था, प्रधानमंत्री की भतीजी का मामला था। उन्होंने कहा केजरीवाल का सीसीटीवी खंगालो, उसमें चोर पकड़ा जाएगा। अरे प्रधानमंत्री जी, जो सीसीटीवी कैमरा लगता है, जब मोहल्ला क्लिनिक बनता है, अरे जो बस मार्शल लगाए जाते हैं, ये मुफ्त बिजली का जो लाभ मिलता है, ये फ्री पानी का जो लाभ मिलता है, ये फरिश्ते स्कीम का जो लाभ मिलता है, वो स्कीम दिल्ली के 3 करोड़ लोगों के लिए है। उसमें बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, किसी भी पार्टी के लोग हैं। इन कामों का विरोध मत करो। और केजरीवाल के बारे में एक बात जान लेना, जेल से, मुकदमे से, लाठी से न केजरीवाल रुकने वाले हैं, न केजरीवाल की फौज रुकने वाली है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा? मुकदमे से डरते तो नहीं ना? जेल से नहीं डरते ना? तो हमारे इस नेता, हमारे इस भाई के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने को तैयार रहना। तैयार हो? तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? भारत माता की, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भैया। मैं बिना
देरी के आग्रह करूंगा हमारे आपके सबके चहेते और देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री आदरणीय मनीष भाई से कि आप मंच पे आएं और अपनी बात रखें। आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, एक बार जोरदार तालियों से आप सब स्वागत करेंगे मनीष जी का। आदरणीय मनीष जी। भारत माता की, इंकलाब, अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 22 सितंबर के बाद अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरी आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली की जनता की अदालत में है। धन्यवाद दिल्ली की जनता कि आपने इतनी बड़ी अदालत में फिर से हमें अपनी बात रखने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अरविंद केजरीवाल जी चाहते तो जेल से बाहर आने के बाद 5-6 महीने और मुख्यमंत्री रह सकते थे, लेकिन इस्तीफा दे दिया। वो चाहते तो इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री की कुर्सी से। मैं भी जब सीबीआई मुझको गिरफ्तार करके ले गई थी, डिप्टी सीएम था, एजुकेशन मिनिस्टर था, शिक्षा पे काम कर रहा था। जेल से बाहर आया तो वापस डिप्टी सीएम बन सकता था, वापस शिक्षा मंत्री का काम संभाल सकता था, लेकिन नहीं, मैंने भी मना कर दिया कि अभी डिप्टी सीएम नहीं बनना है। ये लांछन लेके इस तरह का जो बीजेपी ने लांछन लगाया है, इस लांछन का आधा जवाब तो कोर्ट से आ गया है और आधा जवाब जनता से आ जाएगा। ये लांछन लेके सीएम और डिप्टी सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं और दिल्ली की जनता ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं, तो सम्मान के साथ वापस जाके सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे और फिर काम करेंगे तन मन धन से। अगर दिल्ली की जनता ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो जनता मोहर लगाएगी अरविंद केजरीवाल जी के काम करने वाले काम पे और फिर केजरीवाल जी जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे अगले चुनाव के बाद। अगर मेरे ऊपर दिल्ली के लोगों को भरोसा है कि ये आदमी शिक्षा मंत्री बनेगा, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री बनेगा, हम इसको दोबारा शिक्षा मंत्री चुनते हैं, तब मैं जाके शिक्षा मंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। अगर दिल्ली की जनता मोहर लगाएगी तो बैठेंगे। इसलिए जनता की अदालत में सर, मैं जनता की अदालत के साथ साथ पदयात्रा में भी जा रहा हूं। पूरी दिल्ली में पदयात्राएं कर रहा हूं। हर जगह पदयात्राओं में मुझको लोग मिल रहे हैं। लोग बताते हैं कि जब से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने उससे पहले कई लड़के मिलते हैं मुझे, कई लड़कियां मिलती हैं, महिलाएं, क्योंकि हम तो उत्तर प्रदेश में रहते थे, हम तो राजस्थान में रहते थे, हम तो मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में रहते थे, बिहार में रहते थे। लेकिन जब से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, हमें बिहार में, उत्तर प्रदेश में रहते हुए लगा कि हमारे बच्चों का भविष्य वहां नहीं, केजरीवाल जी की सरकार में भविष्य मिलेगा, इसलिए हम दिल्ली आ गए। उन लोगों का ये कहना है, सर दिल्ली के लोगों का कहना है, मैं पदयात्राओं में लोगों से मिलता हूं कि अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों की शिक्षा का क्या होगा। ये दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं मुझसे पदयात्रा में। मुझसे दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं पदयात्रा में कि अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों के स्कूलों का क्या होगा, अस्पतालों का क्या होगा, फ्री बिजली बिल का क्या होगा, जीरो बिजली बिल जो आते हैं उनका क्या होगा, जो महिलाओं के लिए जीरो टिकट कर रखा है, फ्री बस यात्रा कर रखी है, उसका क्या होगा, बुजुर्गों की मुफ्त तीर्थ यात्रा का क्या होगा अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये लोग पूछ रहे हैं। इसलिए लोग अंदर अंदर संकल्प पैदा कर रहे हैं कि आने दो चुनाव, बता देंगे मोहर लगा के कि हमारे केजरीवाल जी ईमानदार भी हैं और केजरीवाल जी से ज्यादा कोई काम भी नहीं करता है। दिल्ली को तो केजरीवाल जी चाहिए, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी नहीं रहे तो जिस आदमी का बिजली का बिल अभी जीरो आ रहा है, कई हजार रुपए आने लगेगा, जिसके स्कूल बर्बाद हो गए, सरकारी स्कूल बर्बाद हो जाएंगे और प्राइवेट स्कूल 10 गुना फीस कर देंगे। लोग जानते हैं इस बात को। लोग जानते हैं कि केजरीवाल जी के बिना मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, बसों में यात्रा महिलाओं की बंद हो जाएगी और 6 महीने केजरीवाल जी को जेल में भेज के भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से पिछवाड़े से, पिछले दरवाजे से शासन चलाने की कोशिश की। एलजी वाले रास्ते से लोगों ने देख लिया कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला 6 महीने के लिए
दिल्ली की सड़कों पे आफत आ गई है। केजरीवाल जी को जेल में डाला 6 महीने के लिए, दिल्ली के सीवर और पानी में दिक्कत होने लगी है। केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल में डाल के दिल्ली के लोगों, बीजेपी ने डाला तो दिल्ली के लोगों को लग गया कि बिना केजरीवाल दिल्ली बेहाल, बिना केजरीवाल दिल्ली परेशान। ये दिल्ली के लोगों को आज लग रहा है। आज फिर अरविंद केजरीवाल जी आ गए हैं तो मैं पदयात्रा में जाता हूं, लोग कहते हैं भैया मेरी गली खराब थी लेकिन मुझे पता है केजरीवाल जी आ गए हैं अब तो ठीक हो ही जाएगी, केजरीवाल जी आ गए हैं अब तो हो ही जाएगा। लोग मुझे समस्या बताते हैं, मैं पूछता हूं बताओ क्या है, बोले चिंता मत करो हमको पता है केजरीवाल जी आ गए हैं अब तो हो ही जाएगा। तो लोगों को उम्मीद है कि अब केजरीवाल जी आ गए हैं तो हो ही जाएगा, और जब थोड़ी बहुत कसर रह गई है उसको हम मुख्यमंत्री बना के वापस पूरी कर लेंगे। थोड़ी सी बात मैं इस मंच से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहता हूं। मोदी जी, आपने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को एक एक करके जेल भेज दिया, झूठे आरोप लगा लगा के जेल भेज दिया। आपने मुझको जेल भेजा, संजय सिंह जी को जेल भेजा, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, सत्येंद्र जैन जी को जेल भेजा, सब पे झूठे आरोप लगा लगा के जेल भेजा। और सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं, आपने सिर्फ ईडी सीबीआई नहीं, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस, ईडी सीबीआई, जो भी आपके पास एजेंसी है मोदी जी, आपने सारी एजेंसियों को बस एक काम पे लगा रखा है, आम आदमी पार्टी को तोड़ दो, केजरीवाल जी को खत्म कर दो। केजरीवाल जी को कैसे खत्म किया जाए, सारी एजेंसियों को इन्होंने इस काम पे लगा रखा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने हमको सबको जेल में डाला, केजरीवाल जी को 6 महीने जेल में रखा, क्या मिला नरेंद्र मोदी जी आपको? क्या मिला आपको अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने जेल में रख के? क्या हासिल किया आपने? एक ही चीज की आपने कि आपने 6 महीने केजरीवाल जी को जेल में रख के दिल्ली के काम रुकवा दिए, आपने सड़कें खराब करवा दी, आपने पानी सीवर की प्रॉब्लम क्रिएट करा दी, पावर कट बढ़ने लगे जब केजरीवाल जी आपने दिल्ली में जेल में डाले, लोगों को परेशानी हुई। आज तक मोदी जी से कह रहा हूं कि आज तक देश के इतिहास में एक भी नेता ऐसा नहीं हुआ जिसने विपक्ष को खत्म करने के लिए दिल्ली के, अपने राज्य के, देश के लोगों के काम रुकवाए हों। मैं कहूंगा कि मोदी जी आज आपको दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए कि उनके चुने हुए नेताओं को आपने जेल भिजवाया। दिल्ली के काम रुकवाने के लिए मोदी जी आपको दिल्ली वालों से माफी मांगनी चाहिए। आपने दिल्ली के बच्चों का भविष्य खराब करने की साजिश करी है, आपको दिल्ली के बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। और मोदी जी, अगर आपको माफी मांगने में शर्म आ रही है, अगर मोदी जी आपको माफी मांगने में शर्म आ रही है, तो कम से कम पूरे देश के लोगों से आज वादा करिए कि अब आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको देश के लोगों से वादा करना चाहिए कि आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो रिटायर होने में 1 साल रह गया, आप 75 साल के हो गए, रिटायर हो जाओगे। कम से कम रिटायर होने से पहले कुछ तो अच्छा करके जाओ, एक काम तो ढंग का करके जाओ, ताकि जब आप रिटायर होके घर बैठो तो लोग कहें यार नरेंद्र मोदी जी ने भी रिटायर होने से पहले अच्छा काम कर दिया था, देश से माफी मांग ली थी, दिल्ली के लोगों से माफी मांग ली थी। तो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी कोर्ट ने कह दिया है कि कोई केस नहीं था, आज कोर्ट कह रहे हैं कि सारे आरोप झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सबसे बड़े कोर्ट ने इन एजेंसियों को ऐसे लताड़ा है, मोदी जी की एजेंसियों को, कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे ईडी और सीबीआई वाले कि किसी ने किसी मामले में झूठा आरोप लगा के इन्होंने उनको लताड़ा था। बीजेपी के आरोप पे तो कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन कोर्ट जो कह रहा है उस पर तो भरोसा करोगे। आज देश के सबसे टॉप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल जी को जबरदस्ती अरेस्ट किया गया था। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट कह रहा है कि 400-500 रेड कर दिए आप लोगों ने, लेकिन आपको 1 रुपया केजरीवाल जी से, मनीष सिसोदिया से, संजय सिंह से नहीं मिला। ये कोर्ट कह रहा है आज आपकी एजेंसियों को और आपको। कोर्ट कह रहा है कि आपने बिना सबूत, बिना आधार इन लोगों को इतने दिन जेल में रखा। कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आज सीबीआई और ईडी मोदी जी के तोता मैना बन के रह गए, पैरेट पिंजरे में बंद तोता बन के रह गए। कोर्ट कह रहा है कि 2 साल से जो आरोप लगा रहे हो वो 2 मिनट में ट्रायल कोर्ट में खत्म हो जाएंगे। कोर्ट कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि अगर आप इन लोगों की बेल का विरोध करोगे तो हम ऐसा ऑर्डर पास करेंगे कि आपका केस 1 मिनट नहीं टिक पाएगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, ये टिप्पणियां की जा रही हैं कोर्ट के द्वारा। कोर्ट पूछ रहा है कि आप ऐसे ऐसे गवाहों को लेके आ रहे हो,
कैसे कैसे गवाहों को लेकर आ रहे हो जो जिन रोजाना अपना बयान बदलते रहते हैं? ये तो तुम्हारे गवाह हैं मोदी जी। ये इन गवाहों के बेस पर आप केजरीवाल जी को अरेस्ट कर रहे हो। कोर्ट कह रहा है कि आप बार बार कह रहे हो कि गोवा में पैसा खर्च हुआ, पंजाब में पैसा खर्च हुआ, एक सबूत नहीं ढूंढ पा रहे हो। ये कोर्ट ने एजेंसियों से पूछा है मोदी जी की। मैं बस मोदी जी को ये कह रहा हूं कि आपने जैसा केस बनवाया वो आपके ऊपर अब मुंह पे आके आया है। हम सब लोग बाहर हैं, केस आपका झूठा साबित हो गया। बस आपने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में एक ऐसे इंसान को जेल भेजा जिसको सारी दिल्ली और सारा देश ईमानदारी का प्रतीक समझता है। लोग आज केजरीवाल जी की ईमानदारी की कसमें खाते हैं। लोग आज केजरीवाल जी के काम करने की कसमें खाते हैं कि ये बंदा काम करता है, ये बंदा ईमानदार है, ये गलत नहीं कह सकता। पहली बार आपने एक ऐसे आदमी को चुनौती दी है जो हिम्मत दिखा पाए और लोगों को जाके कहता है कि मैंने काम किया है तो वोट देना, काम के बेस पर वोट देना, नहीं तो वोट मत देना, और जनता फिर उसको वापस सुनती है। लेकिन मोदी जी, आप काम से नहीं रोक पाओगे, आप लोगों को काम करने से नहीं रोक पाओगे। केजरीवाल जी जेल में अंदर रहे या बाहर, सरकार में रहे या सरकार से बाहर, केजरीवाल जी ऐसे आदमी हैं जो 24 घंटे यही सोचते रहते हैं कि दिल्ली के लिए कैसे काम किया जाए, दिल्ली के काम कैसे किए जाएं। मैं आपको, जनता को कहना चाहता हूं, मोदी जी तो पता नहीं जवाब देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन आप जवाब दे दीजिए कि मोदी जी, आपने जो एजेंसियों का दुरुपयोग करके केजरीवाल जी के ऊपर अत्याचार किए, वो अत्याचार दरअसल दिल्ली की जनता के ऊपर थे, केजरीवाल जी के ऊपर तो जो थे ही थे। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं अविलंब आप सबके बीच हमारे आपके चहेते नेता, आंदोलन के साथी और बड़े भाई और देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मंच पे बुलाऊंगा आपकी तालियों के बीच। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। इनकलाब। वंदे। आज इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। कल शाम को मैं टीवी देख रहा था, एग्जिट पोल आ रहे थे, देखे आप लोगों ने? क्या देखा? हरियाणा और जम्मू कश्मीर से भाजपा की डबल इंजन सरकारें जा रही हैं। दोनों राज्यों से भाजपा की डबल इंजन सरकार जा रही है। अब डबल इंजन फेल हो गया देश के अंदर। एक इंजन तो जून में ही खराब हो गया था जब इनके 240 सीट आई थी। अब दूसरा इंजन एक एक करके अभी हरियाणा से दूसरा इंजन जा रहा है, फिर जम्मू कश्मीर से जा रहा है, फिर झारखंड से भी जाएगा, फिर महाराष्ट्र से भी। अब सारे डबल इंजन की सरकार जा रही है। लोगों को समझ में आ गया डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। इसीलिए पूरे देश से इनकी सरकारें जा रही हैं। अब दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली में आके ये कहेंगे डबल इंजन सरकार बना दो, डबल इंजन सरकार बना दो। इनसे पूछना जब आए कि भाई हरियाणा वालों ने बनाई थी तुम्हारी डबल इंजन की सरकार, 10 साल तक इनकी हरियाणा में डबल इंजन की सरकार रही, तो ऐसा क्या करा तुमने कि हरियाणा में आज कोई इनको अपने गांव में नहीं घुसने दे रहा? पता है आप लोगों को, आपकी रिश्तेदारियां होंगी गांव में। मैं गया था, अभी पूरे हरियाणा में घूम रहा था, मैं चुनाव प्रचार के लिए मैं गया था। भाजपा वालों को गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे। मतलब जैसे धक्के मार मार के लोग मोहल्ले में नहीं घुसने दे रहे, गलियों में नहीं घुसने दे रहे, गांव में नहीं घुसने दे रहे।
तो डबल इंजन की सरकार तुम्हारी हरियाणा में बनाई थी। ऐसा क्या कर दिया तुम लोगों ने कि हरियाणा वाले अब तुमको दुत्कार के भगा रहे हैं अपने अपने गांव से। उत्तर प्रदेश में 7 साल से डबल इंजन की सरकार है। कुछ तो गड़बड़ करी होगी तुमने कि आधी सीट रह गई तुम्हारी लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश से। क्या गड़बड़ करी तुम्हारी डबल इंजन ने? मणिपुर में इनकी डबल इंजन की सरकार है। 7 साल से जल रहा है मणिपुर, पिछले 2 साल से जल रहा है। तो ऐसी डबल इंजन की सरकार चाहिए कि मणिपुर बना दे हर राज्य को। तो अगर ये आए आपके पास और कहें डबल इंजन की सरकार चाहिए, तो बोलना बिल्कुल नहीं बनानी डबल इंजन की सरकार। थक गया ये देश डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन का मतलब है डबल लूट, डबल भ्रष्टाचार। मोदी जी के एक दोस्त हैं, नाम पता है सब लोगों को, एक ही कहते हैं मोदी जी कहीं भी विदेश जाते हैं, उनके पीछे पीछे वो जाता है और उनके लिए ठेके इकट्ठे करके लाते हैं। देश में जितने काम हैं सारे उनको दे रहे हैं। केंद्र सरकार में जितने ठेके हैं सारे उसको मिलते हैं। कौन है? तो डबल इंजन की सरकार इसलिए चाहिए कि केंद्र के तो सारे ठेके दे दिए, अब राज्यों के ठेके भी देने हैं उनको, इसलिए इनको डबल इंजन की, डबल लूट की सरकार चाहिए इन लोगों को। अभी आएंगे, आपके घर में आएंगे चुनाव में और कहेंगे जो जो केजरीवाल ने किया वो सारा काम हम करेंगे। अभी कह रहे हैं, ये जा रहे हैं जगह जगह, जो जो केजरीवाल ने किया सारा काम हम करेंगे। तो उनको कहना फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? केजरीवाल है ही हमारे सारे काम करने के लिए, फिर इनकी क्या जरूरत है? चलो इनको एक मौका देते हैं, इनसे ये पूछना केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दी। आज इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, इनसे पूछना एक राज्य बता दो जहां तुमने बिजली फ्री करी हो। एक राज्य बता दो। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कहीं इन्होंने बिजली फ्री करी हो? इनकी 22 राज्यों में सरकार है। हमने दिल्ली के अंदर गरीबों के लिए शिक्षा शानदार कर दी, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। ये आए आपके पास और कहें हम केजरीवाल के सारे काम करेंगे। इनसे पूछना कौन से राज्य के अंदर तुमने स्कूल ठीक करे। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, एक स्कूल दिखा दो। मैं गुजरात गया था प्रचार करने के लिए पिछली बार 2 साल पहले, एक स्कूल नहीं मिला जो इन्होंने ठीक करा। गरीबों की शिक्षा का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। 22 राज्यों में इनकी सरकार है, एक काम बता दें, ये एक काम जो इन्होंने अच्छा काम करा हो 22 राज्यों के अंदर। मैं आज मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगली साल 17 सितंबर को आप 75 साल के हो जाओगे। अगली साल 17 सितंबर को आप रिटायर हो जाओगे। 1 साल और बचा आपका प्रधानमंत्री का। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री जी, इस 1 साल के अंदर आप अपने इन 22 राज्यों के अंदर कोई काम करके दिखा दो जो दिल्ली के अंदर काम हुए। बिजली मुफ्त करके दिखा दो, स्कूल ठीक करके दिखा दो, अस्पताल ठीक करके दिखा दो। लोग ये कह रहे हैं 10 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते, 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा। जब ये रिटायर होंगे तो लोग सोचेंगे क्या करके गया, कुछ नहीं करके गया। आखिरी 1 साल में करके जाओगे तो लोग कहेंगे चलो 10 साल में कुछ नहीं किया, 11वें साल में तो कुछ करके गए। आज मैं मोदी जी को कहता हूं, चलो कुछ नहीं, एक ही काम कर दो। फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, फरवरी के पहले इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो। दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। इन 22 राज्यों के अंदर आप बिजली मुफ्त करके दिखा दो, जैसे दिल्ली में हमने दिल्ली के लोगों की बिजली मुफ्त करी है। आपका प्रचार केजरीवाल करेगा दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था, दोस्तों मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाह रहा हूं, चारों तरफ ऐसा माहौल हो रहा है, रोज गोलियां चल रही हैं दिल्ली में। बड़े बड़े गैंगस्टरों ने अपने ठिकाने बना लिए दिल्ली के अंदर। अखबारों में तो 2-4 खबरें छपती हैं। गांव देहात दिल्ली का है, जो उधर निकल जाओ इतना क्राइम हो गया, इतना अपराध हो गया। मैं लेके आया हूं आज खूब सारे। 4 अक्टूबर को
खड्डा कॉलोनी, दक्षिण दिल्ली जैतपुर में नीमा हॉस्पिटल में एक 49 साल के डॉक्टर की हत्या कर दी गई गोली मार के। 30 सितंबर को उत्तम नगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता रमनजीत सिंह की गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाई गई। 29 सितंबर को नांगलोई में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने एक शराब माफिया की गाड़ी रोकने की कोशिश की और उस शराब माफिया के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई। 28 सितंबर को गुलाबी बाग में 4 किलो सोना 3.5 करोड़ का लूट के भाग गए। 28 सितंबर को नारायण विहार में 20 राउंड गोलियां चलाई। एक गाड़ी शोरूम था गाड़ियों का, उसके ऊपर 20 राउंड गोलियां चलाई। 28 सितंबर को ही महिपालपुर में एक होटल के अंदर फायरिंग हुई। 28 सितंबर को ही नांगलोई में 2 लोगों ने 3 या 4 राउंड एक दुकान के, ये कई सारे, ये कोई अंत नहीं है, मैं खूब सारे लेके आया हूं। ये जो अपराध दिल्ली के अंदर हो रहा है, सारी सीमाएं तोड़ दी। जैसे 90 के दशक में हम सुना करते थे बंबई में अंडरवर्ल्ड का राज था, वही हाल आज दिल्ली का हो रहा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और ये तो वो है जो अखबारों में छप रही हैं, ये तो वो है जिसमें एफआईआर हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो पुलिस के पास जाती नहीं है या पुलिस एफआईआर ही नहीं करती? कितनी घटनाएं ऐसी हैं दिल्ली के अंदर आज आम आदमी का सुरक्षित जीना मुश्किल हो गया है। दिल्ली पुलिस इनके पास है, सुरक्षा व्यवस्था इनके पास है। क्या कर रही है बीजेपी? क्या कर रही थी बीजेपी जब ये फायरिंग हो रही थी? क्या कर रही है बीजेपी जब ये सारी घटनाएं हो रही हैं? बीजेपी दिल्ली सरकार के काम रोकने की कोशिश कर रही है, बस ये करती है। उनको एक ही काम दिया था आप लोगों ने कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था संभालो, वो तो इनसे संभलती नहीं। जो काम इन लोगों को दिया गया वो काम तो ये करते नहीं, लेकिन वो दिल्ली सरकार के काम, वो बस मार्शल रोकने की कोशिश करते हैं। बसों के अंदर इनको क्या पता बसों में कैसे यात्रा होती है। राजनीति में आने के पहले मैं 10 साल दिल्ली की झुग्गियों में रहा था, बसों में रोज आया जाया करता था। बसों में 10 साल तक दिल्ली की बसों में मैंने भी खाद छानी है, मुझे पता है कि दिल्ली की बसों में क्या व्यवस्था होती है। एक महिला जब दिल्ली की बस में चढ़ती है, अगर उसे बैठने को सीट ना मिले तो मैं जानता हूं उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। इधर से कोई छेड़ता है, उधर से कोई छेड़ता है, इधर से कोई उसको तंग करता है। किस तरह से दिल्ली की बसों के अंदर जेब कतरे काम करते हैं, किस तरह से अपराध होते हैं। जब हमारी सरकार बनी, हमने दिल्ली में बस मार्शल नियुक्त किए। बस मार्शल जब से नियुक्त किए, मेरे को चारों तरफ से पता चलने लगा महिलाएं अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अगर किसी बस के अंदर कोई मनचला, कोई गलत आदमी किसी महिला को छेड़ता था, वो जोर से शोर मचाती थी, बस मार्शल उसको तुरंत आके दबोच लेते थे और उसको पुलिस थाने ले जाते थे। कितने ऐसे मौके हैं, मेरे को पता है हमारे बस मार्शलों ने कितने अपराध रोके हैं, कितने जेब कतरे पकड़े हैं। एक बार तो एक छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा, उसको किडनैप करके ले जा रहे थे कुछ लोग। वो बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। बस मार्शल को शक हुआ कुछ तो गड़बड़ है। वो एक स्टॉप पे उतरा, एक आदमी उस बच्चे को लेके, वो बस मार्शल उसके पीछे पीछे उतर गया और उसको रेलवे स्टेशन तक उसका पीछा किया। तब पता चला वो बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा था। हमारे बस मार्शल ने उस किडनैपर को पकड़ के और उसको, बच्चे को, अपने माँ बाप को लौटाया। अरे तुमसे तो नहीं संभल रही दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था। अगर कोई दूसरा अच्छे काम कर रहा है उसको तो मत रोको यार। अगर हमने दिल्ली की बसों में सुरक्षित व्यवस्था ठीक की थी, तुम्हें ये पूरी दिल्ली के अंदर करनी चाहिए थी। तुमने बसों के अंदर भी बंद कर दी, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इन्होंने बस मार्शल 1 साल हो गया दिल्ली के अंदर बंद किए हुए। 3-4 बार तो मैं दिल्ली के एलजी के पास होके आया, मैंने दिल्ली के एलजी के पैर पकड़े, मैंने कहा ये बस मार्शल बंद मत करो। एक तरफ इन्होंने दिल्ली में बसों के अंदर महिलाओं को सुरक्षित कर दिया, यात्रियों को सुरक्षित कर दिया। दूसरी तरफ ये बस मार्शल कौन है? ये गरीब बच्चे हैं बेचारे। 15-15 हजार रुपए मिलते हैं इनको महीने के। अरे 15 हजार रुपए में आजकल कौन नौकरी करता है? गरीब आदमी तो नौकरी करता है। कोई इनका बीजेपी के नेताओं का बच्चा तो नौकरी नहीं करता बस मार्शल की, गरीब आदमी तो नौकरी करता है। बहन जी गलत तो नहीं कह रहा?
गरीब आदमी तो नौकरी करता है, इन 10,000 बस मार्शल की नौकरी छीन ली इन लोगों ने। और कितनी नौटंकी कर रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। कभी कहते हैं कैबिनेट नोट पास नहीं किया, कभी कहते हैं फलाना नोट पास नहीं किया, तो ये नहीं किया। कल हमारी सारी कैबिनेट बैठ गई इनके साथ। आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज, ये हमारे सारे मंत्री बैठ गए, बोले बताओ कहां साइन करने।